गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने यहाँ पे नया चैप्टर स्टार्ट किया था ग्रेविटेशन, और लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, है ना। वेरिएशंस के फॉर्मूले देख लिए थे कि जी की वैल्यू में यहाँ पे कब कब वेरिएशन आता है। तो हमने देखा था कि जब लोग हाइट पे जाते हैं तो वेरिएशन आता है, डेप्थ पे जाते हैं तो आता है वेरिएशन जी की वैल्यू में, या फिर अर्थ के रोटेशन की वजह से वेरिएशन आता है। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं पहले उन बेसिक फॉर्मूलेस पर, और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारी आज की क्लास की फर्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें ये लिखो यहाँ पे, हाउ मच above the surface of the earth, above the surface of the earth does the acceleration due to gravity reduce by 36% of its value on the surface of the earth। यहाँ पे अर्थ का रेडियस हमें दिया है 6400 किलोमीटर। ये तो डेटा मैंने पहले ही दे दिया, तो ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसमें ये बोल रहा है कि अर्थ के सरफेस के कितने ऊपर, है ना, कितने ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 36% से रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। 36% से रिड्यूस हो जाएगी, वो ध्यान रखना है। तो ये सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम है। रेडियस अर्थ का r है, मास m है, यहाँ पे ग्रेविटी अपनी g है। तो मान लेते हैं कि वो h हाइट जो हमें निकालनी है, यहाँ पर जो ग्रेविटी है g डैश है, वो तुम्हारी क्या है, वो है तुम्हारी g माइनस 36% ऑफ g। यहाँ पे देखो ध्यान दो, लिखा है रिड्यूस बाय, तो तुम्हें जब भी यहाँ पे अपना बाय लिखा तो तुम्हें यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू में सब्ट्रैक्ट करना है। जब यहाँ पे 2 लिखा हो तो तुम्हें सिर्फ ये लिखना होता, ये इतनी हो गई है, 2 का मतलब इतनी हो गई है, और ये बाय का मतलब इतने से मेरी कम हो गई है ना। रिड्यूस बाय मतलब इतने से मेरी यहाँ पर कम हो गई है। तो यहाँ पर यहाँ पे नई वैल्यू आएगी 64/100 इंटू जी, ठीक है। ये अब मुझे फॉर्मूला पता है, क्या पता है फॉर्मूला? फॉर्मूला पता है कि जी डैश होता है जी 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2, ये होता है मेरा फॉर्मूला। इसमें जी डैश को पुट कर देंगे 64/100 इंटू जी इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2। ये जी से जी मेरा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे -2 लिखा है तो माइनस को प्लस करो, उसको इंटरचेंज कर दो, 2 हटाना हो तो यहाँ पे ये 10/8 कर दो। 100 का 10 होता है, 64 का 8 होता है स्क्वायर रूट, तो 10/8 इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाय आर। तो एच बाय आर इज इक्वल टू 10/8 माइनस 1, वो आएगा फिर मेरा 2/8 मतलब कि 1/4। तो एच आ जाएगा तुम्हारा r/4। तो आर है तुम्हारा 6400 किलोमीटर अपॉन 4, ये तो है किलोमीटर ना, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो 1600 किलोमीटर की हाइट पे क्या होगा कि तुम्हारी जो ग्रेविटी है वो 36% से यहाँ पे घट जाएगी। जो अपनी सरफेस पे या ग्रेविटी है उसके रिलेटेड 36% से वो घट जाएगी, ठीक है। होपफुली ये सबको समझ में आ गया, इसको नोट करो। हम लोग एक अगली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और हमें इसी टाइप की प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं वेरिएशन इन जी वाले टॉपिक में, तो ये हमें ध्यान रखनी है। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज in the weight of the body
when taken to a depth of 32 kilometer below the surface of the earth. और फिर से रेडियस ऑफ अर्थ में दिया है 6400 किलोमीटर। तो ये प्रॉब्लम एज इट इज अभी जैसे ये क्योंकि वैसे ही है, बस यहाँ पे हम लोग हाइट पे जा रहे थे, यहाँ पे आप लोग अब डेप्थ में जा रहे हैं, तो तुम्हें यहाँ पे डेप्थ वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, हमें निकालना है परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, ये भी ध्यान रखना है। तो देखो सॉल्व करते हैं ऐसे, इसे भी सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सी प्रॉब्लम है, ये अर्थ की सरफेस है, इसका सेंटर हो गया, हम लोग ये डेप्थ डी पे जा रहे हैं, यहाँ पर ग्रेविटी जी होती है, यहाँ पे ग्रेविटी जी डबल डैश होती है। परसेंटेज डिक्रीज बोल रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पे डिक्रीज बोल दिया है कि यहाँ पर डिक्रीज होना है। वो तो हमने सीखा है कि जैसे जैसे हम लोग सरफेस के नीचे जाए या ऊपर जाए, जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, और जी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो वेट भी डिक्रीज होगा ना। ठीक है, वेट भी डिक्रीज होगा, तो परसेंटेज डिक्रीज इन वेट, तो वेट फोर्स क्या होता है, वो होता है mg। तो फाइनल वेट फोर्स mg डबल डैश इनिशियल वेट फोर्स mg अपॉन इनिशियल mg इनटू 100, ये होगा मेरा फॉर्मूला। परसेंटेज डिक्रीज दिया तो मुझे पता है कि आंसर ऐसे मेरा नेगेटिव आने वाला है, तो वो वही बेसिकली नेगेटिव साइन परसेंटेज डिक्रीज बताएगा, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज लिखा है ऑलरेडी, है ना। तो वही यहाँ पे नेगेटिव, तो फाइनल तुम्हारा यहाँ पे कम होगा, ये ज्यादा होगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पे मैं परसेंटेज मुझे नहीं पता होता है डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, तो नेगेटिव साइन बेसिकली ये बताने वाला है कि डिक्रीज होगा, ये ध्यान रखना है ना, ये चीज हमें ध्यान रखनी। अच्छा तो यहाँ से m से m तो हम कैंसिल आउट कर देते हैं। अब मुझे g डबल डैश का लिखना है फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला होता है g ब्रैकेट में 1 माइनस d बाय r। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला यूज किया है। तो परसेंटेज डिक्रीज इन वेट क्या होगा, तो परसेंटेज डिक्रीज इन वेट होगा g 1 माइनस d बाय r माइनस g अपॉन g इंटू 100। ये तुम्हारा देखो ये g से g भी कट जाएगा, 1 से 1 भी कट जाएगा, तो ये आएगा तुम्हारा d बाय r इंटू 100। यहाँ नेगेटिव आता साइन, ऊपर अपना मॉड लगाया तो मैं पॉजिटिव लिख दिया। तो यहाँ पे d कितना है दिया तुम्हें, d दिया है तुम्हें 32, d हमें दिया है 32 किलोमीटर, r तुम्हारा हो है यहाँ पे 6400 इंटू 100। तो ये आ गया तुम्हारा कितना परसेंट आएगा, 1/2% या 0.5%। 0.5% तुम्हारा डिक्रीज हुआ है वेट में, जब हम लोग सरफेस से 32 यहाँ किलोमीटर नीचे जाते हैं, 32 किलोमीटर नीचे हम नीचे जा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 0.5% वेट में डिक्रीमेंट होगा। होपफुली इतना समझ में आ गया, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। what would be the time period of rotation of Earth so that the bodies at the equator would weight 40% of their actual weight। ये फिर से एक आसान सी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा रोटेशन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो जल्दी से, है ना। रोक लो वीडियो को और ट्राई करो। आसान सा है, जो मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था पिछले क्लास में रोटेशन वाला, उसके ऊपर बेस्ड है। होपफुली सबने ये ट्राई कर लिया होगा। देखो मैं सॉल्व करता हूँ। हमें पता है कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इक्वेटर पे ग्रेविटी क्या होती है। हाँ, इक्वेटर पे ग्रेविटी, अगर इक्वेटर है तो ग्रेविटी एट इक्वेटर ड्यू टू रोटेशन, इसका सिंबल याद है जी आर। तो जी आर है रोटेशन की वजह से ग्रेविटी, और मान लेते हैं ई इक्वेटर पे। तो इक्वेटर के लिए लैम्डा कितना होता है, यहाँ पे लैम्डा मैंने डिफाइन किया था लैटिट्यूड ना, ये लैम्डा डिफाइन किया था लैटिट्यूड। इक्वेटर के लिए लैम्डा होता है 0 cos 0 1, तो ये आता है हमारा जी और माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। ये अगर ध्यान दो तो यही हमने प्रूव किया था, ठीक है। हाँ, यही फॉर्मूला प्रूव किया था हमने। तो ग्रेविटी इक्वेटर ये हो जाएगा। तो वेट क्या होगा, वेट तुम्हारा लगता है इक्वेटर वेट ये है, यहाँ डब्ल्यू ई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा m इंटू ग्रेविटी एट इक्वेटर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा m इंटू जी माइनस m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। अब तुम्हें वेट तुम्हें कितना दिया है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम में दिख रहा है कि 40% ऑफ द एक्चुअल वेट, है ना। जो भी उसका एक्चुअल वेट है उसका 40% वेट हो गया है इक्वेटर पे। तो ये तुम्हारी क्या वैल्यू है, तुम्हारे एक्चुअल वेट की। एक्चुअल वेट तुम्हारा क्या होगा mg, mg का तुम्हारा 40% है। तो उसको सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन आ गई, m से मेरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। कितना तो हो गया ना। फिर फाइनली यहाँ से मुझे ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा स्क्वायर आएगा जी माइनस 40g/100, तो उसको सॉल्व करने पर ये आएगा 60g/100, है ना। तो अगर जी मैंने ले लिया है यहाँ पर, ये मैंने 10 ले लिया है जी, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 6g/10r, ठीक है। 6g/10r। तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा रूट में, देखो ये वैल्यू आएगी हमारी रूट में आएगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो मे भी शायद कैलकुलेटर का यूज करना पड़े। तो ये आएगा तुम्हारा रूट ओवर 6g/, यहाँ 10r, देयरफॉर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा अर्थ के रोटेशन का, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ओमेगा, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे तुम ओमेगा पुट कर दोगे, तो ये आएगा 10r/60। ये फॉर्मूला तो हमने एसएचएम में देखा ही था ना। एसएचएम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π/ओमेगा होता है। ये अपना बेसिक फॉर्मूला है ना, ये तो सबसे मोस्ट यहाँ जनरल फॉर्मूला है टाइम पीरियड का। तो 2π रूट ओवर 10r/60। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो ये
नहीं, अपने आंसर इसमें तुम डेटा पुट कर सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो तुम इसको थोड़ा सॉल्व करना हो तो 2 3 6 5r/3t कर सकते हैं, और इसमें तुम डेटा रख के सॉल्व कर सकते हो। तो मैं डेटा नहीं रखता हूँ तो उसे पैसे बता देता हूँ कि हाँ इतना टाइम पीरियड होना चाहिए। होपफुली इतना सबको क्लियर हुआ है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं आसान आसान से। तो उसमें वो ये एक आसान सी प्रॉब्लम है। इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ये डेप्थ और एच, इन दोनों की यहाँ पर किस वैल्यू के लिए, जैसे यहाँ पर ग्रेविटी जी डैश है, यहाँ पे ग्रेविटी जी डबल डैश है, तो किस वैल्यू के लिए ये सेम होना चाहिए, ये हमें गिवन है। देन फाइंड एच, ठीक है, हमें ये एच फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ डी, या डी फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ एच, है ना, ये ध्यान रखना है ना। तो हमें एच फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ डी। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम है। इसमें तो सिंपल सा बस हमें दोनों फॉर्मूले को इक्वेट कर देना है। उसमें हम वो लेके चलते हैं कि h बहुत ही स्मॉल है r के रिस्पेक्ट में, वो वाला कंडीशन लेके चल रहा है। तो ये आएगा g 1 - 2h by r इज इक्वल टू g 1 - d by r। सॉल्व करने पर 2h by r इज इक्वल टू d by r, यहाँ से h आ गया तुम्हारा d by 2। h तुम्हारा d by 2 के इक्वल कैसा होगा, यहाँ पे ये लेके चलना है ना। तो हम लोग फिर यहाँ पर ये एजम्पशन वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, ये ध्यान रखना है, ये एजम्पशन वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। तो होपफुली सबको समझ में आ गया। तो हम लोग अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। नहीं, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी, वैसे ही हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। वैसे तुम्हें मैंने बताया हुआ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसी को ही हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। वो चीज देखो, वो चीज हमें समझ में आए कि ऐसा हम क्यों बोलते हैं, ठीक है, वो चीज में मैं समझा देता हूं। तो अगला टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसको लोग आई वेक्टर से यहां डिनोट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली वैसी है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा था। उसमें क्या लिखा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में मैंने लिखा था E वेक्टर इज इक्वल टू F नॉट अपॉन F वेक्टर अपॉन Q नॉट। हाँ, E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। तो वैसे ही यहाँ पर हमारी क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, मतलब कि I वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन m नॉट। बेसिकली इसकी क्या है डेफिनेशन, वही है सिंपल सी, कि किसी भी मास की वजह से, किसी भी मास की वजह से किसी भी पॉइंट पे अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो, बतानी हो, तो वहां पर हम लोग पहले एक टेस्ट मास रखेंगे। ये मेरा टेस्ट मास है, यूनिट टेस्ट मास है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा 1 है। वहां पे हमने बोला था यूनिट पॉजिटिव, यूनिट, फिर ये वर्ड भी यूज किया था पॉजिटिव टेस्ट
चार्ज, क्योंकि चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, इसलिए मैंने यूनिट पॉजिटिव ये टेस्ट चार्ज दिया था। यहाँ पे मास तो अपना सिर्फ और सिर्फ हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे टेस्ट मास रखेंगे। और ये टेस्ट मास हमारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये टेस्ट मास कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो फोर्स निकालेंगे और उसको हम लोग उसी टेस्ट मास से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, तो अब इसके डायमेंशन देखें तो फोर्स अपॉन मास, यही तो मेरा एक्सेलरेशन भी होता है, यही तो मेरा एक्सेलरेशन भी होता है। इसलिए हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो फील्ड इंटेंसिटी है ना, कौन सी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, वही तुम्हारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे फोर्स अपॉन चार्ज, यहाँ पे थोड़ी एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन तो तुम्हारा फोर्स अपॉन मास ही होता है सिर्फ। इसलिए यहाँ पर नहीं बोल सकते कि यहाँ पर तुम बोल दो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही मेरा एक्सेलरेशन है, यहाँ नहीं बोल सकते। पर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या सिंपल सा ग्रेविटेशन फील्ड ही मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक ही चीज हो जाती है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इन दोनों की जो यहाँ डेफिनेशन है वो सेम आ जाते हैं ना, A इज इक्वल टू F बाय m होता है ना, इसलिए A और I यहाँ पर सेम है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसकी SI यूनिट लिखूं तो SI यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर kg, मास के लिए ये kg होता है, या फिर तुम यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हो ना, इसलिए यहाँ पर ये सेम हो गया। होपफुली सबको समझ में आ रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पर ये बताना हो कि भाई पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए है ना, यहाँ पे पॉइंट मास के लिए इंटेंसिटी क्या होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी पॉइंट मास के लिए, तो पॉइंट मास के लिए r डिस्टेंस पे मुझे अगर फील्ड इंटेंसिटी बतानी हो तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट मास रखूंगा m0, ये m0 रखूंगा मैं, इस m0 पर मैं फोर्स निकालूंगा, फोर्स कितना आएगा, तो यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फोर्स आएगा, तो फिर इंटेंसिटी क्या आएगी, तो इंटेंसिटी आएगी फोर्स बाय m0, तो g m0 बाय r स्क्वायर अपॉन m0, तो m0 से m0 ये कट जाएगा, तो इंटेंसिटी का आएगा मैग्नीट्यूड ये। अब रही बात की डायरेक्शन क्या होगी, तो जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा है वही यहाँ पर भी है, I वेक्टर की वही होगी डायरेक्शन जो तुम्हारी F वेक्टर की डायरेक्शन है m0 पे, I वेक्टर की उस पॉइंट पे है ना, जिस पॉइंट पे हम I वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे हम I वेक्टर फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट पे I वेक्टर की वही डायरेक्शन होगी जो हमारी F वेक्टर की डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पे रखे हुए जो हमारा मास है m0 उस पर, ठीक है। तो यहाँ पर m0 पे फोर्स कहाँ पे होगा, तो m0 पे फोर्स होगा टुवर्ड्स ये पॉइंट मास, ये फोर्स होगा यहाँ पे टुवर्ड्स पॉइंट मास, तो I भी यही की ओर होगा टुवर्ड्स पॉइंट मास, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन हो जाएगी इंटेंसिटी की टुवर्ड्स पॉइंट मास, और इसमें यही फिक्स रहती है डायरेक्शन। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम्हारी डायरेक्शन इनवर्ड भी हो सकती है, आउटवर्ड भी हो सकती है, पर इसमें ये डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा इनवर्ड होती है, डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा इनवर्ड होती है, ये ध्यान रखना है, इसमें डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होती है। तो इसलिए यहाँ पर इसलिए मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो हमने यहाँ पर कल जो ग्राफ हमने पढ़ा था, नहीं ये अर्थ के लिए पढ़ा था कि अर्थ अगर ये है, अर्थ है ये, तो अर्थ के लिए अगर मैं सेंटर से ऐसे बाहर की ओर जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया था G वर्सेस R का। तो फिर रियलिटी में क्या होता है कि जब हमें साइन कन्वेंशन नहीं दिया होता है तो हम बेसिकली ये मान के चलते हैं कि राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव है और लेफ्ट की ओर नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे इस साइड मेरी एक्स एक्सिस होती है, इस साइड मेरी वाई एक्सिस होती है, इसलिए हर पॉइंट पे अगर यहाँ पर तो यहाँ के लिए G की डायरेक्शन ऐसे होगी, यहाँ पर भी G की डायरेक्शन ऐसे होगी है ना, क्योंकि टुवर्ड्स द अर्थ होगी G की डायरेक्शन। उस लॉजिक के हिसाब से हमें यहाँ पर कर्व का ग्राफ हम चाहो हमें यहाँ पे ऐसे करेक्ट कर लेना चाहिए, वैसे है ना, ये ग्राफ ऐसे करना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड पर जा रहे हैं तो ग्राफ ये ऐसे बनना चाहिए। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव जो साइन है सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है। मैंने जो ऊपर यहाँ ड्रॉ किया था अपना ग्राफ,
उसको हमें नीचे की ओर ड्रॉ करना चाहिए। वैसे अगर हमें कोई भी डायरेक्शन नहीं फिक्स्ड है तो तुम्हें इसलिए बहुत सारी बुक्स में ये नीचे की ओर मिल जाता है ना। अगर अगर हम इस साइड की ओर जाएंगे तो इस साइड पर हर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगी, जैसे इस पॉइंट पे यहाँ राइट हैंड साइड पे, इस पॉइंट पे राइट हैंड साइड पे होगी तो पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये ग्राफ होगा यहाँ पे सेकंड, तो यहाँ पे फोर्थ और सेकंड में बनेगा। तो ये ध्यान रखना है हमें, इस बात का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है यहाँ पे ना, ये ध्यान रखना है। एक बार ये डायरेक्शन को लेकर ये हमें करेक्ट कर लेना है एक बार ना। तो होपफुली इतना सबको समझ में आया कि भाई पॉइंट मास की वजह से ये होगी इंटेंसिटी, है ना। यहाँ पर हम किस इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ी थी Q/r², Q/r²। इसके ऊपर भी बहुत सारी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को लेकर, पॉइंट मासेस को लेकर हम प्रॉब्लम कर सकते हैं, पर वो नहीं कर रहे हैं, वो तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना, वो कर तो सकते हैं, पर अब वो नहीं करने की जरूरत नहीं है। इतना बस सबको समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार अब तो यहाँ पर भी फिर से सेम वही प्रॉब्लम आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि रॉड की वजह से इंटेंसिटी क्या होगी, रिंग की वजह से इंटेंसिटी क्या होगी, तो वो सब चीजें तो अब आसान सी होनी चाहिए, ठीक है। रॉड की वजह से इंटेंसिटी, रिंग की वजह से इंटेंसिटी, वो सब तो हम कर ही लेंगे, उसमें अब इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो तो हमने जैसे फोर्स के लिए फाइंड किया था वैसे ही इसके लिए भी कैलकुलस के से फाइंड कर लेंगे, और वो चीज हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ कर भी चुके हैं। तो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सारे फॉर्मूले लिख सकते हो, ठीक है। और भी शेप्स की अगर फाइंड करनी होगी तो भी कर लेंगे। तो हम लोग अगले टॉपिक की ओर आते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसका सिंबल जो है अलग अलग बुक में अलग अलग होता है, जैसे वी भी लेते हैं हम कुछ बुक में, जो हम लोग लेते हैं सिंबल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वही सिंबल हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का भी हम ले सकते हैं, है ना। पर मैं यहाँ पे फाइव ले रहा हूँ क्योंकि कुछ बुक्स में फाइव लेते हैं और मैंने फाइव ही पढ़ा था तो मैं फाइव ले रहा हूँ। तो इसकी डेफिनेशन वही होगी जो हमने पढ़ी थी वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। क्या पढ़ी थी हमने कि किसी भी चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो तो हम इंफिनिटी से हम Q0 ये टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से स्लोली लेके आएंगे, और इस पूरे प्रोसेस में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया उसका नेगेटिव वर्क अपॉन Q0 होगा उस पॉइंट का पोटेंशियल, और रेफरेंस पर्पस के लिए इंफिनिटी पे जीरो लेते हैं पोटेंशियल, ठीक है। तो वही सेम जो अपनी डेफिनेशन है वो यहाँ पर भी है, सेम डेफिनेशन, है ना। तुम लिख सकते हैं यहाँ पर द ग्रेविटेशनल potential due to a mass distribution at a point P is defined as the negative of work done by gravitational force in slowly bringing a unit test mass from infinity to that point P per unit टेस्ट मास, ठीक है। तो वही चीज सिंपल सा कि किसी भी मास m की वजह से r पॉइंट पे अगर मुझे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट पे वहां पे मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना हो तो हम इंफिनिटी पे एक हम टेस्ट मास को रखेंगे, उसको हम लोग फिर स्लोली p पॉइंट तक लेके आएंगे ना, स्लोली लेके आना है p पॉइंट तक। अच्छा इंफिनिटी पे रेफरेंस मानते हैं हम
इंफिनिटी पॉइंट पे मेरा जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या आएगा फिर मेरा माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन एम नॉट है। सेम वही यहाँ पे डेफिनेशन है, बस यहाँ पे एम नॉट को लेके आना है, वहां पे हम क्यू नॉट लेके आ रहे थे। इस बात का हमें बस ध्यान रखना है। ठीक है, होपफुली ये सबको यहाँ पे क्लियर हो रहा है। तो इस वाली डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर तुम ये भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि ये तुम ऐसे लिख सकते हो। अब ये तो समझ में आ रहा होगा सबको, ये तुम्हारा क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो तुम यहाँ पे माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स को बोल सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, ये भी यहाँ पे ट्रू है क्योंकि हम स्लोली, क्यों ट्रू है, क्योंकि हम यहाँ पे स्लोली लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो तुम ये भी बोल सकते हो। तो फिर हमारा जो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल का, तुम ये लिखो या ये लिखो, ये चलेगा। अब इस बात पर हमें ज्यादा चर्चा नहीं करनी है क्योंकि ऐसा डिस्कशन अभी हम लोग कर चुके हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेकंड चैप्टर में। वही नोटबुक में सब कुछ लिखा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये चीज इसलिए ये चैप्टर देखो तुम्हारा कितना जल्दी खत्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अभी भी जस्ट पढ़ लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसलिए मैं इसको हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ाता हूँ कि ये चैप्टर तुम्हें बहुत ही आसान सा फील हो। होपफुली इतना समझ में आ गया। तो अगर ये मैं अप्लाई करूँ फॉर अ पॉइंट मास, तो देखते हैं कि पॉइंट मास की वजह से क्या आएगी तुम्हारी कौन सी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू। मैं भी बोल रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वहां पर वो दो आंसर्स थे ना। पॉजिटिव चार्ज के लिए आंसर आया था के क्यूब आया, और नेगेटिव चार्ज के लिए आंसर आया था माइनस के क्यूब आया ना। याद है ना सबको? ये आंसर निकाला था ना हमने, ये हमने निकाला था फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने ये आंसर निकाला था। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये पॉइंट मास की बात कर रहे हैं। और देख, अब इसमें एक ही, इन दोनों में से कोई भी एक ही रहेगा क्योंकि मास तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो होता नहीं है। तो सॉल्व करते हैं। ये हमारा मास m है, r डिस्टेंस पे ये पॉइंट p है, हमें इस पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल। इसके लिए हम पहुंच जाते हैं इंफिनिटी पे। इंफिनिटी से हम ये अपने पॉइंट मास m नॉट को लेके आएंगे। मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पे m नॉट यहाँ पे आ गया है, एट एनी इंस्टेंट। इसको हम वॉक करते करते यहाँ तक पहुंच गए। मान लेते हैं ये इंस्टेंट तुम्हारा यहाँ से इस m से x वाले डिस्टेंस पे है। अच्छा, वैसे जो dx होता है वो तो हमेशा इंक्रीमेंटल होता है dx। तो और ये m नॉट को हम जो ये डिस्प्लेस कराएंगे वो तो अपना dr होगा, डिस्प्लेस हम ऐसे कराएंगे। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं, मैथमेटिकली जो बोल सकते हैं वो ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो dr होना चाहिए वो अपना माइनस ऑफ यहाँ dx होना चाहिए। पहली चीज है ना, हम ये बोल सकते हैं। अब इस इंस्टेंट पे हमें फोर्स लिखना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तुम्हारा अट्रैक्टिव, ये होगा तुम्हारा Fg, वो होगा G m1 m2 अपॉन x स्क्वायर। तो हमें पता है कि अगर वो स्लोली मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, नहीं सॉरी, तो एक्सटर्नल फोर्स, तो जो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है वो जस्ट इसके अपोजिट होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा। तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होना चाहिए। ये भी तुम्हारा यहाँ पर ट्रू रहेगा क्योंकि हम स्लोली, सब कुछ क्यों है, स्लोली मूव कर रहे हैं। ये क्यों है, ये तुम्हारा यहाँ पर अपने मैथमेटिकल रीजन की वजह से ना, कि अपने मैथमेटिक्स में अगर वो x ले रहा है तो जो dx होगा वो हमेशा इंक्रीमेंटल होगा। ठीक है, वो तो ठीक है, चलो इसको लिख लिया। अब मुझे निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फॉर्मूला यूज करने के लिए वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्वेश्चन मैं रख करता हूँ। और इन सब चीजों में डाउट आने का मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाउट आना है, तो फिर तो तुमने अगर वहां नहीं पूछा डाउट तो यहाँ तो, और यहाँ अगर पूछोगे तो फिर तो मैं बहुत आऊंगा, है ना। ये ध्यान रखना है, सेम ही चीज हमने वहां पर भी लिखे थे। तो हम निकालते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आएगा F, लग फॉर्मूला क्या होता है वर्क का फॉर्मूला, वो होता है F dr cos थीटा। इस केस में ये फोर्स इधर की ओर है, dx यहाँ की ओर है। मैं इसको dx के हिसाब से, यहाँ पे ये वेरिएबल देख लो, यहाँ पे इसका एक्चुअल में ये मूव कर रहा है। तुम चाहो तो इसके लिए भी लिख सकते हो ना,
कि यहाँ पर एफ जी भी यहाँ पे डी आर भी यहाँ पे, दोनों कुछ एंगल हो गया 0, तो 0 हो गया तो है ना cos 0 1 होता है। तो अगर जी एम एम नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी आर, पर दिक्कत ये है कि ये सेम फैमिली के नहीं है, तो डी आर को हम पुट कर देंगे माइनस डी एक्स, है ना। तो ये अपना हो जाएगा जी एम एम नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस डी एक्स। एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, तो इन्फिनिटी से आर तक होगी एक्स की लिमिट, है ना। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, रहेगा माइनस जी एम एम नॉट और 1/x होगा माइनस 1/x इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर, क्या आएगा 1/, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो जी एम एम नॉट 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी होता है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा जी एम एम नॉट अपॉन आर, ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सो पोटेंशियल क्या होगा, तो वो होता है फॉर्मूला माइनस यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटी अपॉन एम नॉट, तो माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल रखा है जी एम एम नॉट अपॉन आर अपॉन एम नॉट, तो यहाँ से हमने फाई निकाल लिया माइनस जी एम बाय आर। तो यहाँ से तुम्हें ये सीखना है और ये ध्यान में रखना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, इसलिए देखो तुम्हें मैंने पूरी कैलकुलेशन भी दिखा दी, तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि ये हमेशा नेगेटिव होता है ना। यहाँ पर अब क्या नेगेटिव होता है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, ये इस बात का हमें ध्यान रखना है। होपफुली इतना अगर सबको क्लियर हो रहा है, तो हम लोग ये पॉइंट पास की जगह अब अर्थ के लिए लिखते हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, अर्थ के लिए। तो अर्थ बताओ, अब अर्थ को हम किससे करेंगे कंपेयर, तो अर्थ को हम कंपेयर करेंगे सॉलिड, है ना, स्फीयर से, किससे, सॉलिड स्फीयर से। अर्थ क्या है मेरे लिए, सॉलिड स्फीयर है। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फॉर्मूला हमने पोटेंशियल पे लिखा था, इसके लिए यूनिफॉर्मली ये चार्ज सॉलिड स्फीयर पे लिखा था, ये फॉर्मूला वही चीज हम लोग यहाँ पर अर्थ पे लिखे हैं, क्योंकि उसमें चार्ज अपने पूरे वॉल्यूम में और अर्थ के लिए अपना मास पूरे वॉल्यूम में। अर्थ को हम हॉलो स्फीयर तो नहीं मान सकते, ये ध्यान रखना है ना, अर्थ को हॉलो स्फीयर तो नहीं मान सकते, तो जो वहां लिखा था वही यहाँ लिखना है। तो उसका फॉर्मूला इनसाइड वाले के लिए, है ना, फटाफट एक बार देख लो, वो हमने कुछ अजीब सा लिखा था, फटाफट देख लो तो फायदा रहेगा, उसको नोट करते हैं। तो देखो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, अर्थ के लिए लिखता हूँ और फिर ग्राफ बनाएंगे। आउटसाइड पॉइंट पे तो आसान सा है। आउटसाइड पॉइंट की अगर बात करेंगे तो आउटसाइड पॉइंट पे फाई वही होगा जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ डेट के लिए आया था, क्या क्या हुआ, माइनस जी एम बाय आर, है ना, ये होगा तुम्हारा आउटसाइड पॉइंट के लिए माइनस जी एम बाय आर, ये ध्यान रखना है। अब डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यार पढ़ लिया। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर नहीं पढ़ा होता तो फिर मैं यहाँ पर फिर से कराता। प्रोसेस तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख सकते हो, एक्जैक्टली वही प्रोसेस यहाँ पर यूज होगा ना, इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आ रहा है, वही प्रोसेस यूज होगा। अब सरफेस पे अगर मैंने सरफेस पे निकालना, सरफेस निकालना होगा तो हम स्मॉल आर को पुट कर देंगे कैपिटल आर, तो ठीक है।
अब आते हैं इनसाइड पॉइंट पे। तो इनसाइड पॉइंट पे अगर तुमने फॉर्मूला देख लिया हो, लिख देता हूं यहां पर। वैसे अगर चार्ज था, ये चार्ज था Q, तो यहां पर निकाला था हमने पोटेंशियल 3kq अपॉन 2r ब्रैकेट में 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 3r स्क्वायर। ठीक है, और याद हो तो तुम एक मिनट में देख सकते हो। तो वैसे ही अर्थ के लिए अगर मैं ये इनसाइड पॉइंट की बात कर रहा हूं, अर्थ का मास m है, उसका रेडियस r है, तो इस पॉइंट पे लिखना पोटेंशियल। अब ये ध्यान रखना है कि यहां पर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है। यहां पर मतलब कहां पर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। बेसिकली मैं यहां पे ग्रेविटेशन की बात कर रहा हूं। तो यहां पे नेगेटिव होता तो तुम्हें आगे नेगेटिव साइन लगाना है। फिर 3, तो 3k, तो g, q, तो ये m अपॉन 2, ये 2 हो गया, ये r हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ पे r हो गया रेडियस ऑफ स्फीयर, ब्रैकेट में 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 3r स्क्वायर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी हमने, ये देखा आगे वाला माइनस साइन, ये आगे वाला माइनस साइन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, वो चीज हमने फर्स्ट वाले केस में है ना, पॉइंट चार्ज वाले में नहीं, सॉरी पॉइंट मास वाले में हमने प्रूव कर दिया। पॉइंट मास वाले में मैंने प्रूव कर दिया। इस बात का हमें ध्यान रखना है, इस बात का हमें इस चैप्टर में बस ध्यान रखना है ना, ग्रेविटेशन में। होपफुली इतना सबको क्लियर हुआ है, तो उसको यहाँ नोट करो, फिर हम लोग उसका ग्राफ बनाते हैं। हम लोग अब इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। इसका ग्राफ हमने जैसा वहां बनाया था वैसे यहाँ पे भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे ग्राफ तुम्हारा नीचे की ओर बनेगा, नीचे, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल हमेशा यहाँ नेगेटिव होता है। तो मैं ग्राफ फिर अर्थ के लिए बना रहा हूं। तो अर्थ के लिए इनसाइड क्या लिखा था पोटेंशियल, इनसाइड लिखा था माइनस 3 0 अपॉन 2r 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 3r स्क्वायर ना। सरफेस पे हो गया माइनस 3gm बाय नहीं सॉरी माइनस gm बाय 2r, 3 नहीं आएगा सरफेस पे। और फिर आउटसाइड माइनस gm बाय r। ये तुम्हारा बताओ अब कैसा ग्राफ है। तो ये मैंने बताया था, ये तुम्हारा यहाँ पर पैराबोला है, और ये माइनस तुम अंदर भेज देंगे तो आर स्क्वायर का जो अपना कोफिशिएंट है वो अपना पॉजिटिव हो जाएगा, आर स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाएगा, और जहां पे वो अपना कट कर रहा है वो नेगेटिव होगा। तो इसके हिसाब से ओपनिंग अपवर्ड होने वाली है। तो ये 5 वर्सेस r का, ये हम लोग सरफेस तक की बात करेंगे। ठीक है, तो ये और सरफेस पे भी तुम्हारी कुछ ना कुछ वैल्यू है ऐसी, और 3gm बाय 2r तुम्हारा gm बाय 2r से और नीचे होगा। तो इसको देखो अरेंज करने पर ऐसा आएगा, तो अरेंज कर लेते हैं। ऐसे तो मुझे अब ये पता है ये तुम्हारा किस टाइप का फंक्शन है, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस c का। इसमें देखो c वाला पार्ट अपना नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इस टाइप का ग्राफ ना ऐसा बनता है ना, ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड और ये नीचे से कट करता है। तो इसमें यहाँ से स्टार्ट होगा अपना ग्राफ और ये पैराबोला होगा कुछ दूर तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, जब तुम्हारा स्मॉलर कैपिटल आर के इक्वल नहीं हो जाता। ये तुम्हारा कब है, जब r कैपिटल आर के इक्वल है। ये कब है तुम्हारा, जब r कैपिटल आर से ये कम है। कब है, जब r कैपिटल आर से ज्यादा है। तो ये अपना कहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस ये 1.5
GM, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है माइनस, ये अपना 0.5 है, तो ये तुम्हारा माइनस GM/2R, तो ये इससे नीचे से कहीं स्टार्ट होगा, है ना, ये स्टार्ट होगा -3GM/2R से, और यहाँ से यहाँ तक ये तुम्हारा है ना पैराबोला, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, तो ये वजह फिर यहाँ से तुम्हारा क्या होगा आउटसाइड पॉइंट, तो ये हाइपरबोला, ये ध्यान रखना है ना, ये ऐसा ग्राफ होगा पैराबोला हाइपरबोला, तो यहाँ का पॉइंट हमारा, ठीक है, ये सरफेस वाला। होपफुली ये ग्राफ सबको समझ में आए, इस ग्राफ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये ग्राफ बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इसको गलत करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे ग्राफ की, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर हॉलो अर्थ होती, हॉलो अर्थ ऐसे रियलिटी में नहीं होते, बेसिकली अगर हमारे पास एक हॉलो प्लैनेट है, ठीक है, हॉलो प्लैनेट है, रियलिटी में की बात नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे पोटेंशियल, तो वही है जो हमने हॉलो स्फेरिकल चार्ज के लिए लिखा था, हॉलो चार्ज स्फेरिकल लिखा था, वही यहाँ पे लिखना है, उसको मैं आपको लिखता हूँ, और अब डेरिवेशन की तो जरूरत है नहीं, वो तो सब समझ में आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पर हॉलो स्फीयर की बात करूं, मतलब कि कोई ये तुम्हारा ऐसा मास है ना, सारा सारा मास या आउटर सरफेस पे, इसका रेडियस r है, इसका मास m है, मास हमारा यूनिफॉर्म है, ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म है, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए अगर लिखेंगे तो -GM/r, ठीक है, सरफेस के लिए लिखेंगे तो -GM/R, इनसाइड के लिए लिखेंगे, इनसाइड पॉइंट के लिए लिखेंगे, तो इनसाइड पॉइंट का वही होता है जो सरफेस पे होता है, ये तो सीखा है ना हमने हॉलो में, इनसाइड पॉइंट का वही होता है जो सरफेस पे होता है, तो यहाँ पे ये रहेगा, ये ध्यान रखना यहाँ पे फिर से, इनसाइड पॉइंट पे वही रहेगा जो सरफेस पे रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ हम प्लॉट करेंगे फाई वर्सेस आर का, तो पहले इनसाइड से सरफेस तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे है ना, कांस्टेंट रहेगी, वैल्यू क्या रहेगी -GM/r, फिर तुम्हारा ये हाइपरबोलिक फंक्शन रहेगा, ये हाइपरबोलिक के लिए डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा, है ना, कि यहाँ पर जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला एग्जैक्टली वैसे ही है जैसा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, लेकिन वहां पर अपने वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते थे, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव होते हैं, ऐसा क्यों होता है वो भी हमने देख लिया है। तो होपफुली ये सबको समझ में आया है, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं।